हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज बच्चों हमें जो देखनी है वीडियो वो मैं आपके लिए बना कर लाया हूँ। किस पे? वक्फ बिल पे। अब एक्चुअल में पहली बात तो अब ये वक्फ नहीं रहा, अब ये एक लॉ बन गया, यानी कि अब ये कानून बन चुका है, जिसको अब वक्फ अधिनियम बोलेंगे, है ना। जो कि आज मतलब कल शनिवार को देर रात, लगभग रात को ही जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो चुका है और द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। तब उनके हस्ताक्षर के बाद ये बिल अब क्या बन गया है? ये एक्ट बन गया है। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे समझ ले, कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है? कोई बिल या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में, जिस भी सदन में वो आएगा उस सदन से पास होने के बाद, जैसे अगर लोकसभा में कोई बिल आया और लोकसभा से पास हो गया, बिल बोल रहा हूँ मैं, बिल बहुत ध्यान समझना, लोकसभा से वो बिल पास हो गया, उसके बाद वो बिल गया राज्यसभा और वो राज्यसभा से भी वो बिल पास हो गया। अब ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब अगर राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिए तो अब ये बिल नहीं कहलाया जाएगा, अब ये कानून कहलाया जाएगा, अधिनियम कहलाया जाएगा। यानी कोई बिल अधिनियम कब बनता है तो बताएंगे राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में, तो इसे ध्यान भी रखेंगे। जब तक बिल संसद में रहता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के पास डिस्कस होता रहता है, तब तक वो बिल है। और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो बिल अधिनियम बन जाता है। तो जैसे अब वक्फ जो था वो बिल नहीं है, वक्फ अब एक अधिनियम बन गया है। तो पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं, फिर मैं इन्हीं व्यक्ति पे आपको लेकर आऊंगा एंड में कि ये व्यक्ति है कौन। नाम वैसे आप देख रहे होंगे, जगदम्बिका पाल, तो इन पे लेकर आएंगे, आप इस चीज को समझे। स्टार्टिंग से करते हैं हम वक्फ के बारे में। हम बिल्कुल इसके परिचय से चलते हैं, परिचय से समझो वक्फ का अर्थ क्या होता है। एक स्लाइड ले लेता हूं मैं यहां पर, देखो। वक्फ जो है ना बच्चों, वक्फ ये कहा जाता है दानकर्ता को, दानकर्ता जो अपनी जमीन दान कर रहा है उसको वक्फ कहते हैं। अब दान किसको कर रहा है? दान कर रहा है वो अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को वो अपनी जमीन दान कर रहा है। जब वो अपनी जमीन अपने ईश्वर को दे रहा है, अपने अल्लाह को दे रहा है, तो वो वक्फ है, उसे बोला वक्फ की जमीन। समझ में आया? और जब अगर एक बार वक्फ की जमीन ईश्वर को, उन्होंने अपने ईश्वर को दे दी है, तो उसे वापस लेने का कोई मतलब नहीं उठता, तो उस जमीन को फिर वापस नहीं लिया जाता। तो ये थी वक्फ की जमीन, इसे बोलते हैं वक्फ की जमीन। समझ में आया? वक्फ यानी जिसकी जमीन है। अगर वो जमीन, मान लो संपत्ति, मैं जमीन बोल रहा हूँ, संपत्ति ध्यान है, संपत्ति में कुछ भी हो सकता है, वो जो भी देना चाहे अपनी संपत्ति में, चाहे वो अपना पैसा देना चाहे, चाहे वो अपनी जमीन देना चाहे, चाहे वो अपना मकान देना चाहे, कुछ भी जिसका वो स्वामी है, अगर वो अपना संपत्ति अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के नाम पे देना चाहता है, तो उसको बोलते हैं वक्फ की जमीन। तो पहले समझना, वक्फ का मतलब यहाँ पे दान करता, देने वाला, वक्फ मतलब देने वाला। इतनी बात समझना, पहले वक्फ का मतलब समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूँ इसकी आपको ठीक से कहानी क्या है, इसकी ठीक से डेफिनेशन बताता हूँ। अब समझो वक्फ की परिभाषा, अब समझने हैं। तो वक्फ का अर्थ है इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति इस्लाम में आस्था रखता है, आस्था रखने वाला व्यक्ति द्वारा, आस्था रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति, ये संपत्ति है, संपत्ति, किसी संपत्ति का, दो बार लिख दिया इसने, किसी संपत्ति, एक बार ही कर लेंगे इसे, किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि द्वारा किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए अल्लाह को स्थायी समर्पण, यानी कि उनके ईश्वर को, अपने ईश्वर यानी अल्लाह को स्थायी समर्पण। मतलब क्या हुआ कि वक्फ ये कह रहा है किसी भी इस्लाम में आस्था रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का, किसी संपत्ति, उस संपत्ति में कोई भी संपत्ति हो सकती है, चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल संपत्ति भी हो सकती है। चल मतलब जैसे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जो संपत्ति ले जाते हैं, आपका पैसा है, आपका सोना है, आपका चांदी है, इस तरीके चल संपत्ति। और अचल संपत्ति जैसे आपकी जमीन है, ये अचल संपत्ति। तो उसने ये कहा इस्लाम में आस्था रखने वाला अगर व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने ईश्वर के नाम पे देता है धार्मिक कार्यों के लिए। अब धार्मिक कार्य कि जैसे उस जमीन से आप लोग क्या बना लें, आप लोग उस जमीन से मस्जिद बना लें, आप लोग उस जमीन से क्या बना लें, गरीबों के लिए आश्रय बना लें, है ना, शेल्टर जिसे बोलते हैं, वो बना लें। आप लोग उस जमीन से मदरसे बना लें, आप लोग उस जमीन से कब्रिस्तान बना लें। मतलब उस जमीन का यूज धार्मिक क्रियाकलाप में करें, इसलिए वो जमीन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये है वक्फ का अर्थ।
तो वक्फ का अर्थ एक बार फिर देख लें। वक्फ का अर्थ है कि इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि द्वारा, मुस्लिम विधि जो होते हैं उन विधियों द्वारा किसी धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक काम के लिए, प्रयोजन मतलब काम के लिए, धार्मिक प्रयोजन के लिए अल्लाह को स्थायी समीकरण, यानी कि उसने कहा भाई अब ये मेरी ज़मीन किसकी है, मेरे ईश्वर की है और ये मुझे अब नहीं चाहिए, और उसका जो यूज़ होगा उस ज़मीन का वो धार्मिक क्रियाकलाप में यूज़ होगा, किसी और चीज़ में उसका यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आया? 1 मिनट होल्ड करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब जरा भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है। अब आप समझे जरा, जो वक्फ का इतिहास है भारत में कि कहाँ से जुड़ा हुआ, कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वक्फ की शुरुआत भारत में कब से देखी जाती है, तो आप बता देंगे दिल्ली सल्तनत के समय से इसकी शुरुआत देखी जाती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने वक्फ विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ये कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, वक्फ क्या है, एक अरबी शब्द। अब आपको यहाँ से 3 चीज समझ में। पहला तो वक्फ, वक्फ होता है वो दान करने वाला व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को दान कर रहा है, किसके नाम पर, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के नाम पर वो अपनी संपत्ति दान कर रहा है। किस चीज के लिए, धार्मिक क्रियाकलाप के लिए, यानी कि उससे जो उसकी संपत्ति है उससे धर्म का ही काम होगा, उसके अलावा कोई और काम उससे नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो देखी जाती है वो भारत में दिल्ली सल्तनत के समय से देखी जाती है। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना। उसके बाद जो अमित शाह हैं केंद्रीय मंत्री, है ना, और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो वक्फ है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो अगर एग्जाम में आता है किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है धर्म के नाम पे दी गई संपत्ति, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक और बताया था, हाँ, शुरुआती शब्द कब से, दिल्ली सल्तनत से। तो इतनी बात समझ में आई होगी वक्फ के नाम पे। तो पहला पॉइंट हमें ये समझ में आया कि वक्फ का अर्थ क्या है और ये शब्द कौन सा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अब मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार ये अधिनियम कब आया भारत में, कैसे ये स्टार्ट हुआ और इस पे विवाद क्यों बना, कि क्या हुआ कि आखिरकार इसमें संशोधन करना पड़ा। तो एक एक चीज को ढंग से समझेंगे। समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग एक बार, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जरा समझें, तो वक्फ की जो शुरुआत देखी गई वो दिल्ली सल्तनत से। अब इस वक्फ को जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो ये इस वक्फ का भी बातें जो थी आगे और फैलती गई, ये वक्फ और आगे फैलता चला गया। अब क्या हुआ, इसको समाप्त करने की बात भारत में एक बार और हुई, सबसे पहले अंग्रेजी शासन के दौरान। अंग्रेजी शासन के दौरान 19वीं सदी के अंत में, लगभग 19वीं सदी के अंत में ये कहा गया कि भाई वक्फ को समाप्त करना चाहिए। तो ये मुद्दा लंदन की प्रीवी काउंसिल में गया, और लंदन की जब प्रीवी काउंसिल में गया तो वहाँ पे 4 जजों ने इस पे फैसला सुनाया और ये कहा ठीक है वक्फ को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसे उसने कहा। लेकिन भारत में जब ये आया तो इसको अमान्य घोषित कर दिया और ये जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहा। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको हल्की सी ऐसे बता दी। तो पहली बार समाप्त करने के बाद अंग्रेजी शासन काल में ये हुई थी। अब हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद क्या हुआ। आज़ादी के बाद 1954 में एक अधिनियम आया जिसे बोला वक्फ अधिनियम 1954। तो यही लिखा है मैंने, स्वतंत्रता के बाद से वक्फ की शुरुआत। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद से कैसे हुई। आपको स्टार्टिंग पता चल गई वक्फ का अर्थ क्या है। दिल्ली सल्तनत से शुरुआत हुई, अरबी भाषा का शब्द है, और उसके साथ में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इसे समाप्त करने की बात की थी, लेकिन इस बात को भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया था और ये बखूबी चल रहा था। अब क्या होता है कि देश आज़ाद होने के बाद 1954 में एक वक्फ अधिनियम आया, और इस वक्फ अधिनियम के द्वारा ही यहाँ से स्टार्ट हुआ वक्फ की जो कामकाज है वो एक सुचारू ढंग से, एक तरीके से ऐसे माने। अभी वक्फ अधिनियम 1954 में एक प्रबंधन 1954 में एक वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत, यह लिखा हुआ है सारा, जिसके तहत वक्फ संपत्ति के कामकाज का प्रबंधन किया गया, और इस कामकाज के लिए हर राज्य में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई, और आज लगभग 30 वक्फ बोर्ड है। अब जरा समझना क्या हुआ कि 1954 में एक अधिनियम पास कर दिया संसद से। वो अधिनियम जब पास हुआ 1954 में, 1954 पहला अधिनियम आ गया 1954 में वक्फ वाला।
तो पास हो गया। अब वक्फ अधिनियम अगर आया तो वक्फ की जो जमीन है, अब वक्फ का मतलब समझ में आ रहा होगा, वक्फ वो व्यक्ति जो अपनी जमीन दे रहा है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन दी है ईश्वर के नाम पे, उस जमीन का सुचारू रूप से कामकाज ठीक चलना चाहिए, यानी कि वो जमीन धर्म के नाम पे आई है तो वहीं पे उसका प्रयोग होना चाहिए और कहीं उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए ये अधिनियम लाया गया और इसे चालू कर दिया गया। और उसी को देखते हुए ये कहा गया कि भाई हर राज्य के अंदर कोई ना कोई अपनी जमीन वक्फ के नाम पे देगा। जब वक्फ के नाम पे जमीन देगा तो उसका प्रबंधन करना जरूरी है। उसके लिए हर राज्य में क्या बनाए गए, वक्फ बोर्ड बनाए गए। तो वक्फ बोर्ड बनाए गए और वो वक्फ बोर्ड की संख्या लगभग कितनी, आज लगभग 30 उसकी वक्फ बोर्ड की संख्या थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या कहा, 1954 का अधिनियम आया, उसने वक्फ को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए, बहुत सारी बातें लिखी गई। मैंने आपको मतलब एक तरीके से उसका खाका सा बता दिया है कि ये अधिनियम इसलिए आया था जिससे कि वक्फ के नाम पे जो संपत्ति है उनको बहुत अच्छी तरीके से, सुचारू तरीके से उनको हम उसका प्रबंधन कर सकें। मेन काम यह है कि उन संपत्तियों का हम प्रबंधन कर सकें, वो जिस चीज़ के लिए आई है उसी में वो काम हो सके। और उसी के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए, कहाँ पर, हर राज्य में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1954 के बाद से इसमें संशोधन भी हुए, समय समय पर संशोधन होते रहे। उसके बाद 1964 में एक बात हुई, 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के तहत 1964 में, यानी 1964 में क्या कहा गया, जो 1954 का अधिनियम था उसकी धारा 9(1) में ये बताया गया कि भाई 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। यानी कि अब एक सेंट्रल बोर्ड बना दिया गया। ये सेंट्रल बोर्ड जो है वक्फ का, ये किसको देगा, जो ये वक्फ बोर्ड है इन सब पे निगरानी रखेगा। ये बात कब भूल गई, 1964 में। तो ये ध्यान रखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी सेंटर में जो एक वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई वो 1964 में की गई थी। अगर पेपर में आता है वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954, और वक्फ काउंसिल जो थी, सेंटर की वक्फ काउंसिल, उसकी 1964, आधार क्या था, 1954 ही उसका आधार था। तो 1964 में अब एक काउंसिल बन गई और 1954 में वक्फ बोर्ड बन गए थे। तो काउंसिल वक्फ बोर्ड को देखते कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्ति का ठीक से प्रबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरीके से कामकाज यहाँ से शुरू हुआ। समझ में आया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब ये सारी चीज़ें ठीक चल रही थी तो फिर विवाद आने शुरू कहाँ से हुए। अब विवाद आना शुरू होगा वक्फ अधिनियम 1995 से। अब आप ये देखो कहाँ से, 1995 से। अब 1995 की अगर हम बात देखें, है ना, तो उस 1995 को पढ़ाने से पहले मैं अब आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। मेरे हिसाब से वक्फ का मतलब मुझे समझाना था, वो समझ में आ गया होगा। और चलो 1995 को भी देख लो, उसके बाद फिर मैं उस चार्ट पे आऊँगा। मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है आप लोगों के लिए। देखो इस चार्ट से जो हमने पढ़ा है, दिखा देता हूँ एक बार जो हमने पढ़ा है। अभी इस चार्ट से मैं सारा एक नज़र में कवर करवा दूंगा आप लोगों को, है ना। एक चार्ट ये और एक चार्ट हमारा ये, सारा कवर करा दूंगा अभी मैं। तो फिलहाल अभी अब आप ये देखो आगे कौन सा था हमारा, ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों यहाँ तक का समझ में आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब एक अलग स्लाइड से मैं ले रहा हूँ, उस अलग स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ वक्फ अधिनियम 1995। अब आया वक्फ अधिनियम 1995। जो वक्फ अधिनियम 1995 में आया था, अब इस अधिनियम ने क्या करा, इसने क्या करा, वक्फ की शक्तियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और इसी में ये प्रावधान किया गया कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल, अभी ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल वो होता है जो न्याय करता है। यानी कि अगर संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कौन कर रहा था, वक्फ ट्रिब्यूनल कर रहा था। तो 1995 के अधिनियम में ये कह दिया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो उसे किसी भी कोर्ट में आप लोग नहीं उठा सकते, यानी कि उसकी अपील और कहीं नहीं होगी, अंतिम निर्णय होगा वक्फ ट्रिब्यूनल का। तो 1995 में वक्फ को बहुत मजबूत बना दिया गया और ये बात और बोल दी गई। ठीक है, अब जो इस बार संशोधन हुआ है
वो 1995 में ही किया गया है कि उसमें जो जो संशोधन थे, मतलब जो जो बातें थी उसमें उनको ठीक किया गया। क्योंकि क्या हो रहा था, वक्फ के नाम पे जो संपत्तियां आ रही थी वो संपत्तियां जो थी उसमें बहुत ज़्यादा क्या देखे जा रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप समझे घोटाले देखे जा रहे थे, या वो ठीक से उनका प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे। जिस चीज़ के लिए वो ज़मीनें आ रही थी उस चीज़ में उनका यूज़ नहीं किया जा रहा था। मतलब बहुत सारे ना उसमें विवाद उत्पन्न होने लग गए थे। किसकी ज़मीन को लेकर, वक्फ की ज़मीनों को लेकर बहुत विवाद उत्पन्न होने लगे थे। भाई जिस चीज़ के लिए ज़मीन है उसी चीज़ के लिए इसका काम किया जाए, उसके अन्यथा ऐसा काम ना किया जाए, लेकिन यूज़ किसी और चीज़ में भी उसका होने लगा था। इसलिए उन सब बातों को देखते हुए इस बार जो संशोधन लाया गया है 2024 और 2025 में जिसे पास कराया गया है, वो 1995 में जो वक्फ को बहुत शक्तियां दे दी गई थी और उन शक्तियों के कारण उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया, तो उनका दुरुपयोग को ठीक करने के लिए ही अधिनियम 2024 और 2025 को लाया गया, जिसे उसे अब पास करवाया गया। मतलब कुछ समझे, जो यानी वक्फ स्टार्टिंग से चला था वो था कि भाई जो संपत्ति है हम अपनी मर्जी से देगा व्यक्ति, अपनी मर्जी से किसके नाम पे देगा, अल्लाह या ईश्वर के नाम पे उस जमीन को वो दे देगा। अभी मैं इसमें उत्तराधिकारी वाली कोई बात नहीं कर रहा, उसको मैं दोनों बिल के साथ समझाऊंगा जो सेकंड क्लास पढ़ाऊंगा। अभी मेन चीजें समझ लेंगे पहले कि वक्फ क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, अधिनियम कौन कौन से थे, 95 में क्या हुआ, किस तरीके से बात चली। तो 95 से शक्तिशाली बना दिया ट्रिब्यूनल, मैंने अभी बताया, दोबारा ट्रिब्यूनल का जिक्र मैं कर दूंगा। तो शक्तिशाली बनाया, लेकिन उन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। जब शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू करा तो बहुत सारे मामले वक्फ से रिलेटेड आने स्टार्ट हुए। जैसे कहते थे कि किसी को भी मतलब कोई भी जैसे जमीन देखी उसको ये कहा कि ये वक्फ की जमीन है, उसके दस्तावेज तैयार करा दी और बोला ये वक्फ की जमीन है। अब अगर वो वाकई में वक्फ की जमीन है फिर तो ठीक, अगर लेकिन उसको जबरदस्ती वक्फ की जमीन बनाया और उसके ऊपर निर्णय को भी ठीक नहीं दिखाया गया, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भ्रष्टाचार फैलना शुरू हुआ, उससे जो प्रॉब्लम होंगी, विवाद होंगे, वो पनपने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार क्या लेकर आई है, वक्फ अधिनियम 2024 वो लेकर आई, जिसमें खूब सारे संशोधन किए गए। तो संशोधन जो किए गए वो इसी वाले अधिनियम में किए गए थे, 1995 के अधिनियम में, जो कि क्या कर रहे थे, वक्फ का प्रबंधन जो कर रहे थे वो ठीक ढंग से चलने नहीं दे रहे थे। यानी 1995 में जो बात हुई उससे क्या था कि वक्फ का प्रबंधन ठीक ढंग से चलता हुआ नहीं दिखाई दिया। समझ में आया? उसके लिए इतने साल बाद क्या लेकर आया, उसको ठीक करने के लिए संशोधन बिल लेकर आया गया। अब समझ में आया? आपने देखा 1954 का अधिनियम, फिर देखा 1964, इसके साथ बनाए थे हमने वक्फ बोर्ड, है ना, और इसके साथ हमने बनाई थी एक वक्फ काउंसिल, सेंटर वक्फ काउंसिल, इसके साथ ये बनाई थी। फिर 1995 में जो विधेयक आया उसने क्या करा, वक्फ की पावर को मजबूत कर दिया। उस पावर को मजबूत होते ये भी कह दिया कि भाई वक्फ की जो ट्रिब्यूनल है, उसका न्याय जो कर रहा है, ट्रिब्यूनल मतलब न्याय करने वाली एक संस्था, वक्फ के विवादों को सुनने वाली जो वक्फ का न्यायाधिकरण है यानी वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसकी बात को कहीं और आप चेतावनी नहीं दे सकते, वो अंतिम डिसीजन होगा। तो 1995 में जितनी बातें लिखी उन बातों में जो जो चीज़ें सही होनी थी उनको सही किया गया इस विधेयक के अंदर। इस विधेयक में बहुत ध्यान रखेंगे, मैं जो कल वाली क्लास होगी उसमें बताऊंगा कि पहले क्या था प्रावधान और अब क्या है। अभी यहाँ तक की बात समझ में, इसने क्या करा था, इस विधेयक से उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी वक्फ अधिनियम में, तो उसी प्रॉब्लम का निपटारा करने के लिए इस बार विधेयक लाया गया था, जो अब क्या बन गया, एक अधिनियम बन चुका है। आज वही बताता हूँ मैं, अधिनियम बन चुका है। देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी, ठीक है। और आपको अब यहाँ देखो, तो 1995 के बाद 2013 में भी संशोधन किया गया है, उस 2013 में भी एक बार इसमें संशोधन किया गया था, और 2014 में नई गवर्नमेंट बन चुकी थी। अब क्या हुआ, 8 अगस्त 2024 को, 1995 की बात में तब से जो बातें चल रही थी, विवाद चल रहे थे, चलते रहे, बहुत सारे विवाद आते भी रहे थे, तब से क्या हुआ, जाकर के सोच रहे थे कि कैसे किस तरीके से संशोधन करके इसको ठीक किया जाए। इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे संशोधन हो भी रहे थे, पर लेकिन वो ठीक से अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। तब जाकर 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक पेश किए गए लोकसभा में, ठीक है। एक करा गया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और एक किया गया मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। ये दोनों ही विधेयक पे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, ठीक है, दोनों ही विधेयक पर मंजूरी दे दी। अब ये दोनों क्या बन गए हैं, अब ये अधिनियम बन गए हैं। तो 2024 को आया कौन से, ये और ये आया। जब ये 2 विधेयक आए, यानी वक्फ में संशोधन करना चाहिए 1995 वाले में,
वो 2024, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1995 का जो वक्फ अधिनियम था उसमें संशोधन की जरूरत थी। उन संशोधनों के लिए 8 अगस्त 2024 को विधेयक आए कहाँ, लोकसभा में। जब लोकसभा में आए तो लोकसभा में पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस बिल को लेकर खूब सारे वाद विवाद हुए, डिबेट हुई, और डिबेट का रिजल्ट ये निकला कि भाई इस बिल को ना जेपीसी कमेटी के पास भेजो, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। मैं इस पर एक छोटा छोटा वीडियो बना के डालूंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है, विप क्या होता है ना, गैर सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, इन पे मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डालूंगा, तब आपको क्लियर करेंगे। अगर मैं सारी बातें यहाँ करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो क्या कहा, जब ये बिल आया लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को, तो ये कहा गया कि इस पे सत्ता और विपक्ष पर दोनों ने बातें करी, लेकिन इसमें बहुत मतभेद हुआ, और मतभेद के बाद ये कहा गया कि भाई आप इस विधेयक में अगर संशोधन करना चाह रहे हो, 1995 में संशोधन करना चाहते हो, तो एक काम करो, जेपीसी के पास इस विधेयक को भेज दो। जेपीसी से कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कहते हैं, जिसमें सांसदों को मिलाकर के कमेटी बनाई जाती है, सांसदों को मिलाकर कमेटी बनाई जाती है। सत्ता और विपक्ष के दोनों बैठते हैं इसमें, और डिस्कस होता है किसके ऊपर, जो भी विधेयक होता है उसके ऊपर। तो संसद में ये कहा गया कि भाई इस बिल को जो है पहले आप जेपीसी के पास भेजो, जेपीसी से अच्छे से पढ़ेगी, इस पर डिस्कस करेगी, डिस्कस करने के बाद जेपीसी जो बताएगी फिर उसको मान्य होगा। तो ये विधेयक 8 अगस्त 2024 को आया, इस पे विवाद हुआ, मतलब वाद विवाद हुआ संसद के अंदर, और ये बिल कहाँ चला गया, जेपीसी के पास चला गया। अब जब जेपीसी के पास चला गया तो इस जेपीसी ने इस विधेयक पर कुल मिलाकर जो संसद ने यहाँ दिए थे तो 44 संशोधन थे। जेपीसी ने क्या करा, उन 44 संशोधनों में से 14 संशोधनों पे मंजूरी दी। किसने पे, 14 संशोधनों पे। कहने का मतलब ये हुआ, एक बार समझा देता हूँ, 1995 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में जो जो समस्याएं दिख रही थी, उन समस्याओं में से हमने 44 संशोधन किए, कि 44 चीजें ऐसी करी कि ये सही होनी चाहिए, 44 चीजें। अब वो 44 चीजें किसके पास गई, वो 44 चीजें गई जेपीसी के पास। तो उन 44 में से 14 को जेपीसी ने एक्सेप्ट किया, और वो 14 ही अप्लाई हुई हैं। अब वो क्या क्या थी उसको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, अभी इतना समझेंगे। 8 अगस्त 2024 को विधेयक पेश किया गया, लेकिन इस पे जब विवाद हुआ तो ये विधेयक किसके पास चला गया, जेपीसी के पास चला गया। जेपीसी ने मीटिंग करी, इस पे मीटिंग करने के बाद जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने के बाद अब ये 2 अप्रैल को लोकसभा में दोबारा आया, फिर 3 अप्रैल को ये राज्यसभा में आया, और 5 अप्रैल को इस पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि 8 अगस्त 2024 के बाद 2025 में इस पे लगभग जो भी बातें उन्होंने करनी थी, खूब लंबे समय चर्चा हुई है इस बिल को लेकर, खूब लंबे समय चर्चा करने के बाद इस बिल को कहाँ पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया। मेरे हिसाब से इतनी बात पहले समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। अब देखो, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार किया जा सके। यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक जो 2024 लाया गया, वो इसलिए लाया गया कि जो 1995 के वक्फ अधिनियम में समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करना था, कि आप जबरदस्ती किसी की जमीन नहीं ले सकते, या जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते, या उसका मिसयूज नहीं कर सकते। अगर ऐसे प्रावधान हो रहे हैं तो उनको ठीक करना था, इसलिए 2024 में क्या लेकर आया गया, ये विधेयक लेकर आया गया। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, यहां तक का पॉइंट। अब यहां देखो, ये लिखा है मैंने, भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। इसे बोलते हैं जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। यानी कि जब 8 अगस्त 2024 को ये बिल संसद में आया था, तब इन्होंने कहा, सत्ता और विपक्ष में ये बात हुई कि ये बिल जेपीसी के पास जाना चाहिए। तो जो जेपीसी कमेटी बनाई थी, उसकी अध्यक्षता जो की थी, वो की थी जगदम्बिका पाल ने की थी, और इन्हीं जगदम्बिका पाल ने जो अध्यक्षता की थी, इन्होंने ही इस विधेयक में 14 संशोधनों को मंजूरी दी, और उसके बाद ये बिल कहाँ है, फिर लोकसभा में आया। तो ये वही लिखा है, भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने इस विधेयक पर चर्चा की थी। वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्ति से संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया था, वक्फ ट्रिब्यूनल क्या होता है, वक्फ संपत्ति से विवादित जो भी बातें होती हैं उसका वो निपटारा करता था। ठीक है, ये पहले वाला था। अब जो हो गया है, अब सब चेंज कर दिया गया है, वो क्या होगा अभी बताऊंगा, पहले ट्रिब्यूनल समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति। अब ये ध्यान रखेंगे, आज के समय में अगर आप देखें ना, तो वक्फ यानी कि विवाद इतने उठ गए, तो क्यों उठ गए थे कि वक्फ की अगर संपत्ति आप देखो तो रेलवे,
रक्षा मंत्रालय। इनके बाद जो भूमि का स्वामित्व है सबसे ज्यादा वो किसके पास है, वो है वक्फ बोर्ड के बाद। यानी सबसे पहले रेलवे के पास भूमि, फिर रक्षा मंत्रालय के पास, और उसके बाद है तीसरा स्थान आता है वक्फ बोर्ड का। तो इतनी संपत्ति इनके पास दिखाई जाती है। समझ में आ रही है बातें। तो ये भी एक था कि भाई इतना कैसे, तो इसलिए भी संशोधन करना बहुत जरूरी था। अब ये देखो, यही बना रखा था मैंने, द वक्फ अमेंडमेंट बिल विद जगदम्बिका पाल, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे जगदम्बिका पाल। ये थे जगदम्बिका पाल। कोई ने लेडी नहीं समझेगा, ये जेंट्स है ना। तो जगदम्बिका पाल, कभी नाम से इतना जगदम्बिका, तो नाम से नहीं जाएंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए इमेज दिखाई इनकी। समझ में आया होगा यहाँ तक का, ठीक है। वीडियो मेरे हिसाब से काफी लंबी हो गई, लेकिन अभी इसमें चार्ट रह गए हैं बताने, तो मैं चार्ट बताता हूँ आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चार्ट दिखाता हूँ अभी आप लोगों को मेन चीज से, ठीक है। तो समझे यहाँ से, ये वाली बात क्लियर हुई। चलो अब आप देखो इसकी एक झलक, फटाफट से एक झलक देखो कि क्या क्या बताया मैंने। अब यहाँ से समझो, इस चार्ट से सारी बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। पहले तो मैंने ये बता दिया कि वक्फ क्या था, तो वही देखो वक्फ, इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति को ईश्वर अल्लाह के नाम पर समर्पित कर सकता है, इसी को वक्फ कहते हैं। वहाँ अच्छे से बता देता है, यहाँ शॉर्ट में बता दिया कि इस्लाम में जो व्यक्ति आस्था रख रहा है वो अपनी संपत्ति को अगर ईश्वर अल्लाह के नाम पे दे रहा है, यानी उनका जो ईश्वर है वो अल्लाह के नाम पे दे रहा है, तो वो क्या कहलाती है, वक्फ संपत्ति कहलाती है। जो संपत्ति ईश्वर को दी जाएगी वह दोबारा उस व्यक्ति के पास नहीं आएगी, क्योंकि ये मानना है ना भाई, हमने जो ईश्वर को चीज दे दी अब हम क्यों लेंगे उनसे, तो दोबारा वो उससे जमीन नहीं लेगा। और उस जमीन का कोई ऐसा भी प्रयोग नहीं कर सकता जो धार्मिक कामों के अलावा प्रयोग हो रहा हो, तो ऐसा कोई प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ धार्मिक काम में ही प्रयोग होगा। ये हुआ वक्फ का मतलब। दूसरा, वक्फ अधिनियम 1954 अभी क्लियर करा था मैंने, अब उसे यहाँ समझो। इस वक्फ अधिनियम 1954 आया जिसमें संशोधन किया गया, 1959 में हुआ, 64, 69, 84, इन सब में कुछ ना कुछ फेरबदल हो गए। जब 1954 में ये अधिनियम आया था तो इसी 1954 के अधिनियम में कहा था कि वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट अब इस प्रकार से देखा जाएगा। यानी कि 1954 में जो अधिनियम आया वो इसलिए आया कि जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका मैनेजमेंट ठीक से किया जाए, जिसके लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। तो क्या बनाए गए थे, वक्फ बोर्ड बनाए गए थे। तो वक्फ बोर्ड 1954 में ही बने थे, SWB, स्टेट वक्फ बोर्ड। ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई, CWC, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब ये क्या करती थी 1964, अभी बताया था, ये इनको देखती थी, ठीक है। और ये किनको देखते थे, वक्फ संपत्ति को देखते थे। इतना समझ में आया होगा 1964 वाला। वक्फ अधिनियम 1995, अब 1995 को जो आया था इसने वक्फ अधिनियम जो पहले वाला था इसको और मजबूत कर दिया। तो वही बताया, इसमें बताया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला किसी कोर्ट में नहीं उठाया जाएगा। यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी बताया था जो वक्फ से संबंधित चीजों का निवारण करती थी, जो उस पर न्याय करती थी, अगर उस ट्रिब्यूनल ने जो न्याय दे दिया है वो अब किसी भी कोर्ट में नहीं उठाया जाएगा। ये वक्फ अधिनियम 1995 का। और भी बहुत सारी इसमें बातें कही गई थी, है ना। उन सब बातों को तो यहाँ नहीं डिस्कस किया जा सकता है, कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सारी बात इसमें की गई। तब तक वक्फ संपत्तियों का प्रशासन इसी 1995 के दिन चल रहा था। यानी अब तक जो चल रहा था प्रशासन वो इसी तरीके से चल रहा था जो 1995 में कर रहा था। और उसके कारण देखा गया कि इसमें बहुत सारी क्या आ गई, बहुत सारी इसके अंदर कुरीतियां आ गई थी कि जमीन किसी और काम के लिए भी यूज हो रही है, धार्मिक काम के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल गया उसके अंदर, इसलिए संशोधन लाना जरूरी था। क्लियर हुआ यहाँ पर। इसी के चलते देखा गया कि रेलवे रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है ना। तो इन सबको देखते हुए आपका क्या लेकर आया गया, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लेकर आया गया था। अब देखते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल, अभी मैंने बताया था उस सदस्य 3 सदस्य थे वक्फ ट्रिब्यूनल में, यानी कि लगभग जो न्याय करते थे 3 सदस्य न्याय करते थे, 3 है ना थे। और 2013 का संशोधन, इसमें 3 सदस्य थे, बस ये बात यहाँ खत्म होती है, ये अलग है। 2013 में भी संशोधन किया गया इसमें, और 2013 में संशोधन किया गया, इसमें वक्फ संपत्ति की जो लीज थी वो अवधि 3 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई। मतलब कि वक्फ संपत्ति जो 3 साल के लिए किराए पे दी जाती थी वो 30 साल के लिए कर दी। अच्छा, अब आप सोचोगे कि वे धार्मिक काम के लिए यूज हो रही होती है, तो अगर ये जमीन किराए पे दी जाती थी तो किराए से जो पैसा आता था वो भी धार्मिक काम में ही लगाएंगे, ऐसे यूज होते थे। लेकिन उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग गया था, इसलिए हमें नया बिल लेकर आना पड़ा। यहां तक समझ में आएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल न्यायिक प्रक्रिया थी उनकी, ये अधिनियम समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चार्ट देखें इसका,
यहाँ देखें, वक्फ संशोधन विधेयक 2024। अब कैसे ये हुआ, 1995 तक की बात समझ में, उसके बाद चल 2013 में कुछ ना कुछ संशोधन हो गए, जो भी फेरबदल होते रहे और कुछ ना कुछ विवाद इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। उन विवादों को, वो जो भ्रष्टाचार फैला था, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जो जमीन जबरदस्ती ली जाती है, जमीनों को ठीक करने के लिए, यानी कि जो जो प्रॉब्लम थी इस विधेयक में, उन सबको ठीक करने के लिए 8 अगस्त 2024 को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसका उद्देश्य 1995 के विधेयक में जो कमियां थी उसे दूर करना था, यानी कि उसमें जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करना था और वक्फ की संपत्ति को ठीक से सुचारू रूप से चलाना है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, इस विधेयक को सांसदों के कहने पर, मतलब जब ये विधेयक आया 8 अगस्त 2024 को संसद में आया, तो सांसदों के कहने पर ये जेपीसी के पास भेजा गया। अब जेपीसी अभी दिखाते, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है, अगर किसी विधेयक को विपक्ष को कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो विपक्ष कहता है कि भाई ये कमेटी के पास भेजा जाए, और कमेटी का जब डिस्कशन आता है, कमेटी का जब आंसर आता है, तो फिर उस चीज़ को मान्य वो करते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी चीज़ पे और अच्छी राय करना चाहते हैं तो ये बिल कमेटी के पास भेज दें। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कैसे बनती है, क्या होती है, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। अदरवाइज जब मैं पॉलिटिक्स स्टार्ट करूँगा तब तो सारी बातें आएंगी, बहुत अच्छे ढंग से आएंगी। फिलहाल के लिए भी इतना समझना। तो सांसदों के पास आया, लेकिन सांसदों को ये बिल ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा भाई इस पे चर्चा क्या करेगी, जेपीसी करेगी। तो जेपीसी के पास ये चला गया। अब जेपीसी ने 44 संशोधनों में से, यानी कि जब ये विधेयक आया था तो 1995 में 44 संशोधन किए थे, 44 चीजें ठीक की थी। तो उन 44 चीजों पे बात करने के लिए, उस पे चर्चा करने के लिए जेपीसी गठित की गई, और जेपीसी ने उन 44 संशोधनों में से, यानी कि जो सरकार ने 44 संशोधन किए थे 2024 में 8 अगस्त में, उन 44 संशोधनों में से 14 संशोधन किसने पास करे, स्वीकार किए जेपीसी ने, और उनको जो भी ठीक करना वो ठीक करा। और ठीक करने के बाद ये विधेयक दोबारा से आया। अब जेपीसी की जो आखिरी बैठक हुई वही 27 जनवरी को हुई। उसके बाद ये बिल कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। यानी जेपीसी के पास गया ये बिल 2024 वाला, उसने डिस्कस करा उन 44 संशोधनों पर। उन 44 में से 14 को पास कर दिया गया। जो 14 पास कर दिए गए तो उसके बाद एक लास्ट बैठक हुई, कब, 27 जनवरी को जेपीसी की 2025 में, 27 जनवरी 2025 में। उसके बाद ये बिल पेश किया गया लोकसभा में इन 14 बिल के साथ। तो 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया और इस बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े और 12 घंटे लोकसभा में इस पे चर्चा हुई। तो 2 अप्रैल को आधी रात को ये बिल पास कर दिया गया। कहां से, लोकसभा से। उसके बाद 3 अप्रैल को राज्यसभा में गया और यहाँ पर लगभग 13 घंटे चर्चा चली, और ये भी आधी रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास ये राज्यसभा से भी पास हो गया। पक्ष में 128 वोट पड़े थे इसके, और विपक्ष में जो वोट पड़े थे वो पड़े थे 95। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा में 288 पक्ष में और राज्यसभा में 128, 95 विपक्ष में, और यहाँ 232 विपक्ष में। वहाँ 12 घंटे, यहाँ 13 घंटे, दोनों ही आधी रात के आसपास लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए। उसके बाद ये क्या होता है, 5 अप्रैल को ये बिल, 5 अप्रैल की रात को ये बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गया और उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, और यह बिल अब अधिनियम यानी कानून बन गया। तो जैसे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तो ये बन गया एक कानून। तो यहाँ पर ये बिल अब जो है ये पूरा का पूरा क्या है, एक अधिनियम बन चुका है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है हमारा वक्फ अधिनियम और ये कानून भी बन गया है। अब जरा समझे ध्यान से, इसमें अब मैंने वो बातें छोड़ी हैं कि अब जो प्रावधान हुए हैं, यानी कि पहले क्या थे और अब क्या है। पहले ये समझ में आ गया। अब मैं बताऊंगा 1900 जो एक क्लास बनेगी वो 10 या 12 मिनट की, मैं बताऊंगा पहले कितने सदस्य थे, ट्रिब्यूनल में कौन काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब क्या बताएंगे, समझ में आ रहा है, कितने सदस्य होंगे, और वक्फ अधिनियम जो है, अब जो वक्फ ये जो कानून जो बन चुका है अब ये किस प्रकार से काम करेगा। तो ये वीडियो मैं कल बनाऊंगा, मतलब इस पे इसे मैं कल अपलोड करूंगा। तो आप कल देखना इसके बारे में कि पहले क्या था और अब क्या हुआ। पहले ये समझना चाहिए आखिरकार वक्फ था क्या, विवाद हो क्यों हुए थे, जमीनों का दुरुपयोग किया जाने लगा था, संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाने लगा था, इसलिए जाके ये हमारा विधेयक हमें लाना पड़ा था। और अब ये क्या बन चुका है, कानून बन चुका है। तो कल इस पे एक छोटी सी वीडियो और बनेगी जिसमें मैं डीएम का काम बताऊंगा, जिसमें मैं ट्रिब्यूनल यानी कि अब क्या बना है उसका काम बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो बोर्ड है उसमें कितने सदस्य मुस्लिम होंगे और कितने गैर मुस्लिम होंगे, और जो राज्य स्तरीय बोर्ड है उसमें कितने मुस्लिम होंगे कितने गैर मुस्लिम होंगे। तो ये सारी बातें मैं कल डिस्कस करूंगा। चलो तो यहाँ तक चलते हैं, यहाँ तक आप पढ़ना अच्छे ढंग से। हरे कृष्णा, धन्यवाद।